हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम CDP के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि अधिगम विकलांगता से संबंधित कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो ये जो 10 प्रश्न रहेंगे ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप सीटेट पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं या सीटेट पेपर 2 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही पेपर में ये समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे और हमें बताएंगे कमेंट करके कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। भाई ये जो टॉपिक है ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अधिगम विकलांगता, ये इससे आपसे परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि CDP के लिए ये जो टॉपिक है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी हल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप सीटेट के लिए सच में तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा क्या है? तो भाई क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विशेष शिक्षक, एक विशेष स्कूल में विशेष बच्चे, अंशकालीन स्कूली शिक्षा या सामान्य शिक्षार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान करना। तो भाई विकलांग बच्चों की बात हो रही है, उनके लिए एकीकृत शिक्षा क्या है? तो भाई क्या है, तो इसका मतलब है कि भाई एकीकृत शिक्षा का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि सामान्य जो बच्चे हैं, ठीक है, जो सामान्य बच्चे हैं और जो विकलांग बच्चे हैं, इन दोनों को साथ में ही शिक्षा प्रदान करना, ये ही मेन उद्देश्य होता है एकीकृत शिक्षा का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा सामान्य शिक्षार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान करना। किसे? जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, जो जिन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में, एक ही वातावरण में, एक ही अध्यापक के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, ये उद्देश्य होता है एकीकृत शिक्षा का। बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। तो भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन ADHD यानी ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार का लक्षण नहीं है? भाई जो ADHD से पीड़ित जो बच्चे होते हैं यानी जो लर्निंग या डिसेबिलिटीज़ है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत अति सक्रिय होता है, ठीक है, उसके अंदर आवेग होता है, वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठता है। ठीक है, तो अब इतने सारे लक्षण होते हैं ADHD से संबंधित, जो ये मतलब लर्निंग डिसीज़ है, इससे संबंधित जो बच्चा होता है वो क्या होता है कि वो ना किसी भी काम को करने के लिए बहुत जल्दबाजी मचाता है। ठीक है, वो अगर कोई गेम खेलता है तो वो अपनी बारी आने का इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव बच्चा होता है। तो इस बच्चे का क्या लक्षण नहीं है? अब यहाँ पे नहीं पूछा है तो आपको नहीं की तरफ ध्यान देना है। तो भाई नहीं अगर आपसे पूछा है तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये बच्चा अति सक्रिय भी होता है, अंतर्वेशन भी होता है और बच्चे के अंदर आवेग भी होता है। तो भाई बच्चे के अंदर क्या नहीं होता? ADHD जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इससे जो रिलेटेड बच्चा होता है उसके अंदर क्या लक्षण नहीं होता है? तो भाई आलस्य उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत करना, ठीक है, हाथ पैर चलाना, उसे ये सब उसका लक्षण होता है। तो आलस्य उसके अंदर नहीं होता है, तो हमसे भाई नहीं पूछा है तो B हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के तीसरे प्रश्न को। तो भाई तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से ऑटिज्म, भाई ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म होता है स्वलीनता, यानी ऐसा बच्चा जो स्वलीन होता है यानी अपने में खोया खोया सा रहता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो भाई कौन सा तरीका है ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे का इलाज करने का? तो ऑप्शन आपके सामने है, उसकी दिनचर्या का कार्यक्रम ना बदलना, कक्षा में उन्हें प्रतिभावान छात्र के साथ बैठाना, उन्हें काम देना ताकि वे व्यस्त रहें, या उन्हें ज़्यादातर कला इन सब का काम देना। ठीक है, उन्हें कला का काम देना या चित्रकारी का काम देना, ये सब मतलब कौन सा अच्छा तरीका है ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे का इलाज करने का? ठीक है, तो भाई कौन सा तरीका है? A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उनके दिनचर्या का कार्यक्रम ना बदलना, ये तरीका है
अच्छा तरीका है ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे के इलाज को करने का। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिखने की समस्या किस अधिगम विकलांगता से संबंधित है। भाई लिखना, जो लिखते हैं कुछ बच्चे तो वो लिखने में अटकते हैं या वो प्रॉपर नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अधिगम विकलांगता होती है, तो ये होती है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसफेजिया या डिस्प्रैक्सिया। तो भाई लिखने की जो समस्या होती है उसे डिसग्राफिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो अधिगम विकलांगताएं होती हैं, ये ऐसा नहीं होता कि इनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता समय के साथ, धीरे धीरे करके और प्रैक्टिस से, अच्छी गाइड से इन्हें कम किया जा सकता है और कई बार बिल्कुल ख़त्म भी किया जा सकता है। ठीक है, तो लिखने से संबंधित जो समस्या होती है वो उसे बोलते हैं डिसग्राफिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 5वें प्रश्न को। तो फिर प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। देखिए, ब्रेल लिपि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ब्रेल लिपि, जैसा कि आपको पता है जो लुई ब्रेल थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था उन बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि के संदर्भ में इनमें से कौन सी बातें सही हैं, मतलब इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो कि सही है। ये एक स्पर्शशील पठन और लेखन प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है। यह एक दृश्य पठन प्रणाली है, तो जी नहीं, ये कोई दृश्य पठन प्रणाली नहीं है। ये 4 डॉट पर आधारित है, तो ये 4 डॉट पर नहीं, ये 6 डॉट पर आधारित होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ब्रेल पुस्तकों में ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह एक स्पर्शशील पठन और लेखन प्रणाली है, तो भाई ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, डिसलेक्सिया। भाई डिसलेक्सिया है कौन सा विकार है, यानी कौन सी डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। व्यवहार विकार है, मानसिक विकार है, गणितीय विकार है या पठन विकार है। तो भाई डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्ग्राफिया के बारे में हमने देखा, तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन विकार है जो कि पढ़ने से संबंधित है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, देखते हैं क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि एक स्कूली शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। भाई कैसी होनी चाहिए स्कूली शिक्षा प्रणाली अकॉर्डिंग टू समावेशी शिक्षा। जो बच्चों को उनकी मानसिक, उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों को परे रख समायोजित करती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही यही होता है। भाई ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि वो बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई जो विभिन्नताएं होती हैं उनको साइड में रख के, है ना, उन सबको शामिल नहीं करना है। ठीक है, उनको साइड में रख के तो समायोजित करती है, यानी सबको एक तरह, एक वातावरण में समान रूप से शिक्षा देना समावेशी जो शिक्षा होती है इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेंगे, जैसा कि ये है, ये सामान्य व विकलांग बच्चे एक साथ भाग लेते हैं, विभिन्न कक्षाओं में सीखते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, वो अलग अलग कक्षाओं में क्यों सीखेंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सी आपके सामने है, विकलांग बच्चों की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना, तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को शिक्षित करने के लिए निम्न में से किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आवासीय शिक्षा का, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा या ये सभी। तो भाई यहाँ पे समावेशी शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत होता है, वो होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। यदि कोई बच्चा आसानी से कार्य से विमुख हो जाता है, यानी उसका ध्यान काम से बार बार हट जाता है, मतलब थोड़ी सी बात में उसके सामने थोड़ी सी कोई हरकत करता है, कोई बातचीत करता है, कोई आ जाता है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या होता है, अपने काम से विमुख हो जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है और कार्य करने पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल का सामना करता है। ठीक है, तो
ऐसे होते हैं ना, कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, कई बड़े भी होते हैं, लेकिन बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, वो किसी काम को करने में देर तक टिक के नहीं बैठ सकते हैं, तो उसे क्या कहा जा सकता है? ठीक है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी है वो इनमें से आप बताएंगे? श्रवण बाधित शिक्षार्थी, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, श्रवण बाधित शिक्षार्थी तो वो होगा जिसे सुनाई नहीं देगा। डाउन सिंड्रोम शिक्षार्थी, ध्यान अभाव शिक्षार्थी या दृष्टि बाधित शिक्षार्थी? तो भाई जैसा कि अभी हमने देखा था ना, ADHD, तो ये बच्चे क्या होता है, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, इनमें ध्यान का अभाव होता है, ये एक जगह पे ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते। ठीक है, टिक के बैठ नहीं सकते, तो इनके हाथ पैरों को भी बहुत बेचैनी होती है। ठीक है ना, तो ये किस तरीके के बच्चे होते हैं? ध्यान अभाव शिक्षार्थी होते हैं, या ADHD शिक्षार्थी इनको बोला जाता है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न, ब्रेल यदि दृश्य क्षीणता से संबंधित है तो सांकेतिक भाषा किससे संबंधित है? भाई अगर ब्रेल जो लिपि है उसे जो दृश्य बाधित शिक्षार्थी होते हैं उन्हें सिखाया जाता है, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? भाई काठिन्य के लिए, श्रवण दोष के लिए, बौद्धिक विकलांगता के लिए, या मांसपेशी दुर्विकास के लिए? तो भाई सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है श्रवण दोष के लिए किया जाता है। भाई जिनको सुनाई नहीं देता उन्हें सांकेतिक भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करूँगी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये जो 10 प्रश्न आज हमने पढ़े हैं ये आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।